वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था मैथ्स का असाइनमेंट जो अगस्त सितंबर के लिए आपको दिया है सिटी गवर्नमेंट ने। अब हम नेक्स्ट आप देखते हैं साइंस का असाइनमेंट। तो साइंस का असाइनमेंट भी आप लोगों को मिला हुआ है अगस्त मंथ के लिए। उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको क्या दिया है। रीना ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी। मैं आपको ऐसा आंसर बता रहा हूँ जो आपको एज इट इज बस असाइनमेंट में लिखना है, बिना कुछ दिमाग लगाए। इसको एज इट इज लिख दो। रीना ऑर्गेनाइज द बर्थडे पार्टी इन हर होम। रीना ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी अपने घर में। उसकी पार्टी में 3-4 फ्रेंड्स आए। While having food, some of the food fed on the dress of her friend. खाना खाते टाइम क्या हुआ, कुछ फूड उसके फ्रेंड मीना के ड्रेस पे गिर गया। जब वो घर आई और उस कपड़े पे डिटर्जेंट लगाई तो उसने क्या नोटिस किया कि उसका कपड़ा क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। तो आपको ये बताना है ऐसा क्यों हुआ है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में तो पहले आना चाहिए ये कहाँ का चैप्टर या किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपके एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कलर चेंज की बात कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। कलर चेंज हो गया डिटर्जेंट लगाने पे, ठीक है। तो डिटर्जेंट लगाने पे कलर चेंज। और डिटर्जेंट क्या होता है, एक तरह का, याद रखो, डिटर्जेंट एक तरह का बेसिक सब्सटेंस है। बेसिक सब्सटेंस जैसे ही उसने जो भी सब्सटेंस उसके कपड़े पे गिरा था उसमें जैसे ही उसने वो डिटर्जेंट लगाया, मतलब एक बेसिक सब्सटेंस लगाया, तो वो कलर चेंज हो गया रेड। अब यहाँ पे देखो कलर इंडिकेशन वाली बात जब भी आती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है एसिड बेस चैप्टर में। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं किसका प्रेजेंस, एसिड का और बेस का प्रेजेंस। तो अगर उसका बेस लगाने से उसके कपड़े का कलर रेड चेंज हो रहा है, मतलब उस फूड में क्या प्रेजेंस है, ये पूछा है एक्चुअली क्वेश्चन में। तो उस फूड में क्या प्रेजेंस होगा, टर्मरिक। उसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। टर्मरिक याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर में। टर्मरिक एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड के प्रेजेंस में क्या करता है बेटा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं दिखाता। लेकिन टर्मरिक को अगर आप बेस में डुबाओगे या बेस के प्रेजेंस में टर्मरिक ऐड करोगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। मतलब उसके फूड में जो भी सब्सटेंस था वो क्या था, हल्दी थी, टर्मरिक थी। जैसे ही उसने टर्मरिक पे थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाया, बेस सब्सटेंस लगाया, उसका कपड़ा क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। तो आप इसको लिखना कैसे, तो लिखना ऐसे, यहाँ पे आप लिखोगे when Meena applied detergent in her dress due to presence of turmeric, her dress color changes to red। ये उसका रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक उसका ड्रेस का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, रेड। रीजन आपको समझ आ गया, टर्मरिक क्यों, क्योंकि टर्मरिक बेस के प्रेजेंस में क्या करता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आपको फॉर्मूला के साथ साथ नाम भी बताना है। तो मैं अपर पार्ट आपको मिटाता हूँ और यहीं पे इसका आंसर लिखता हूँ। अच्छा चलो आप एक काम करो, पहले पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। पॉज किया, कर लिया नोट। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें बोल रहा है कि आपको टू स्ट्रॉन्ग एसिड और टू स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मूला एज वेल एज नाम बताने हैं। मैं आपको 3 to 4 स्ट्रॉन्ग एसिड और 3 to 4 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम और फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई भी दो आपको याद करना है। यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड बहुतों को पता होगा, इजी भी है। पहला सबसे मोस्ट कॉमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ब्रैकेट में इसका मैं फॉर्मूला दे जा रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। सेकेंड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। थर्ड नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, HNO3। और देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल। हाइड्रोब्रोमिक एसिड,
ये हो गया HBr। एक और लिख लो, हाइड्रोलॉजिक, एकदम लॉजिक है ना, हाइड्रोलॉजिक एसिड होता है HI। ठीक है, मोर देन इनफ है, कोई भी दो आपको याद होना चाहिए। ये तीन तो बहुत कॉमन है बिल्कुल, ये तो लर्न एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए, रात की उठा के पूछे तो आना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे इजी एग्जांपल है आपका NaOH, मोस्ट कॉमन। क्या बोलते हैं इसको, पहले इसका नाम लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH आया, जहां पे OH लिखा आंख बंद कर निकाल लेना है, हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया ये, NaOH। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम की जगह दूसरा मेटल यूज कर लो। कौन सा मेटल यूज करें यहाँ पे इस बार, पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। थर्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, एक्सेट्रा। कोई भी दो आपको याद करने हैं, यहाँ से दो एसिड याद कर लेना, यहाँ से दो बेस याद कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला के साथ आपको याद करना है बेटा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोलॉजिक एसिड है देखो, तो ये HI। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है, ध्यान रखना CaOH ट्वाइस है। ये उसकी वैलेंसी पे होता है, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्लास 9 में। तो ये उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसलिए 2 आ जाता है। बाकी में 1 चाहिए, इसलिए KOH NaOH। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिव रीजन, पहला पार्ट, व्हाई डज आवर टीथ सफर फ्रॉम कैविटी एंड डीके, हाउ कैन वी स्टॉप इट। और सेकंड पार्ट है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी pH लेवल ऑफ सॉइल शुड बी बिटवीन 5 and 8। पहले देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, सॉरी पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, सबको पता है, व्हाई डज आवर टीथ सफर फ्रॉम कैविटी एंड डीके। कैविटी यानी कीड़े लगना, डीके यानी खराब होना। हमारा टीथ खराब क्यों होता है बेटा, ये तो सबको पता है, चॉकलेट खाते हैं सर, बहुत सारी सोडा वाले आइटम पीते हैं, उससे होता है। एक्चुअली में फिनोमिना हो क्या रहा है, टीथ के अंदर ऐसे क्या हो रहा है आपके चॉकलेट खाने से, व्हाट इज हैपनिंग। तो आपकी जो पीएच का जो आपके जो सलाइवा होता है, मुंह में जो थूक होता है, उसका पीएच मेंटेन होता है अराउंड 5.5। कैसा है 5.5, लिटिल बिट एसिडिक है, मतलब 7 के नियर है, तो लिटिल बिट एसिडिक है, तभी तो डाइजेशन में हेल्प करता है सलाइवा। अगर एसिडिक नहीं हुआ तो फूड को कैसे गलाएगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसका पीएच होता है 5.5। बट क्या होता है, आप जैसे ही एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा कंज्यूम करते हो, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हो, एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा पी रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है, ब्रश नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, आपका पीएच फॉल होना चालू हो जाता है, आपके सलाइवा का पीएच डाउन होने लगता है। और जैसे ही आपके सलाइवा का पीएच डाउन होता है, आपका सलाइवा एसिडिक होने लगता है। एसिडिक होने से क्या होता है, आपके टीथ के ऊपर एक कोटिंग होती है, जिसको आप बोलते हो इनेमल। इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। टीथ के ऊपर देखना आपकी एक वाइट वाइट कोटिंग होती है, वो कहलाती है इनेमल। और ये इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट। तो जब आप ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, ये क्या करता है, इनेमल को डैमेज करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही इनेमल डैमेज होता है, इनेमल क्या कर रहा है, आपके टीथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे ही इनेमल डैमेज होता है, आपका टीथ भी डैमेज होने लगता है। और एक टाइम आता है जब आपका टीथ टोटली खराब हो जाता है। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में भी मम्मी पूरा शरीर खराब हो जाता है, लेकिन टीथ बचा रहता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द इनेमल। इनेमल प्रोटेक्ट करके रखता है उसको। ठीक है, तो अवॉइड कैसे करेंगे, हाउ कैन वी स्टॉप इट, कैसे स्टॉप करेंगे, डेली ब्रश करना है, मोर एसिडिक सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करना है, लेस एसिडिक सब्सटेंस कंज्यूम करना है, जिसमें भी खटास ज़्यादा है वाले सब्सटेंस थोड़े कम लेने हैं, बट इन अ लिटिल क्वांटिटी। तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं जल्दी से, क्या होगा, राइट डाउन। Why does our teeth suffer from cavity and decay? यहाँ पे लिखेंगे when pH of our saliva falls below 5.5, the enamel bracket में लिखना, that is protective covering of our teeth,
the enamel, that is protective covering of teeth, the enamel starts deteriorating लिखो या सिंपल सा एक लाइन में लिखो starts decaying। जैसे enamel खराब होगा क्या होगा, आपका टीथ भी डिके होना चाहिए, चालू हो जाएगा। तो when pH of our saliva falls between 5.5, the enamel starts decaying, so further our teeth also starts decaying। कैसे स्टॉप कर सकते हैं, देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोगों के पास है, यहीं पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाउ कैन वी स्टॉप इट, वी कैन स्टॉप डिकेइंग बाय डेली ब्रशिंग आवर टीथ। क्या करना है, पहले तो डेली ब्रश करना है, as well as minimize consumption of acidic substance। ठीक है, ये चॉकलेट है, जो स्वीट वाले सब्सटेंस है उनको खाना थोड़ा कम करो। जो एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं जैसे विनेगर में होता है, लेमन में होता है, खासकर कोल्ड ड्रिंक में, तो ये ऐसे एसिडिक सब्सटेंस आपको कम खाने हैं। क्यों, क्योंकि इससे आपका पीएच सलाइवा क्या होगा, फॉल होगा, और फॉल होने से इनेमल खराब होगा, इनेमल खराब होने से आपका टीथ डिके करेगा। तो ये हो गया आपका रीजन। सेकंड पार्ट आपको क्या था, सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इफेक्ट होगा अगर पीएच हमारा 5.5 या 5 to 8 के बीच। जनरली क्रॉप प्रोडक्शन में 5.5 to 8 के बीच पीएच क्यों रखा जाता है, देखो सिंपल सा रीजन है उसका भी। सेकंड देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का पीएच 5 to 8 इसलिए मेंटेन किया जाता है, आप सबको पता है कि 7 से अगर फॉल हो रहा है नीचे तो वो एसिडिक होने लगता है सॉइल, और अगर 7 के ऊपर हो रहा है तो बेस हो रहा है, तो ना तो एकदम एसिडिक चाहिए ना तो बेस चाहिए, इसलिए 5 to 8 के बीच पीएच को मेंटेन करते हैं। अगर आपका फॉल होने लगेगा तो क्या होगा, इफ पीएच फॉल्स बिलो 5 the soil will become एसिडिक। मतलब यहाँ पे एसिडिक का मतलब क्या है, सॉइल से सॉइल विल बिकम एसिडिक, मतलब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल विल बिकम एसिडिक। सो क्या करेंगे, सो द फार्मर्स विल स्टार्ट एडिंग फर्टिलाइजर, लाइम और एश। अगर आपका सॉइल एसिडिक होने लगता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है फार्मर, फर्टिलाइजर ऐड करता है। फर्टिलाइजर, लाइम, ऐश क्या ऐड करेंगे, बेसिक सब्सटेंस है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, फार्मर को फर्टिलाइजर, लाइम, ऐश ये सब ऐड करना पड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल में देखा होगा, देखो एक प्लांट होता है हाइड्रेंजिया प्लांट, तो इसका जो फ्लावर होता है किस पर डिपेंड करता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी पे, सॉइल के पीएच वैल्यू पे। मतलब अगर आपका सॉइल की फर्टिलिटी मतलब कम हो जाती है, एसिडिक हो जाता है सॉइल, ये प्लांट का जो फ्लावर है उसका कलर पिंक चेंज हो, ब्लू चेंज हो जाता है। और अगर आपका बेसिक सॉइल हो जाता है तब ये पिंक कलर में चेंज होता है। ये देख लेना एक बार एग्जाम्पल आप लोग, हाइड्रेंजिया प्लांट नाम है, इसका फ्लावर का कलर इस पर डिपेंड करता है सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, तो ये रीजन है, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीजी बोर्ड का। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता ही है एक नया क्वेश्चन कन्वर्जन के ऊपर टेम्परेचर का। इस बार क्या किया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल में। आप लोग जब भी होता है बुखार होता है तो आप लोग एक थर्मोमीटर लाते हो, थर्मोमीटर में जो आप डिग्री देखते हो वो हमेशा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता है, सेल्सियस में नहीं होता। हम जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने बोल रहा है। देखो बहुत ईजी है, कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दो। कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ा है हमने, F-32/180 = C/100। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का ही लेंगे, दूसरे केल्विन स्केल की लेने की जरूरत नहीं है। F-32
बाय, देखो जीरो ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा सी सेल्सियस कितना दिया आपको 37, 37 डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 18 से मल्टीप्लाई होगा। देखो यही आप यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो कि 2 5 are 10, 2 9 are 18, 5 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एफ माइनस 32 और ये हो गया 9 इंटू 37, ब्रैकेट ओपन करो, 5 इंटू एफ 5f माइनस 5 2 are 10, 5 3 are 15 और 1 16, 9 7 are 63, 6 कैरी 9 3 are 27 plus 6 33, 333, 160 इधर आएगा ऐड हो जाएगा, तो 5 टाइम्स f इक्वल टू 160 प्लस 333, ये आ गया आप लोग का 5 टाइम्स f इक्वल टू ऐड करो 3 9 493, यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 493 बाय f, 493 बाय f क्या होता है 100 करो, 5 9 जा 45 43 5 8 जा 40 36 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर आपको वो एक्चुअली ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो ये वैल्यू तो आपको रेडी होनी चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है फारेनहाइट में वो 98.6 ही होता है। मैंने कहा ना जो थर्मोमीटर स्केल आप यूज़ करते हैं उसमें 98.6 के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर आ रहा है मतलब आपको फीवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। The sand near the river bank is hot in the daytime, but the water of river is not so hot. Why? आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला। लैंड ब्रीज सी ब्रीज में आपने कन्वेक्शन वाला फिनोमेना पढ़ा है, बेटा यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं लगेगा, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे फिनोमेना लग रहा है आपका रेडिएशन। कैसे लगेगा देखो, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलो ये कोई लैंड है, लैंड सरफेस है और लैंड से लगा आपका रिवर बैंक है। ये रिवर बैंक के बाजू में जो भी आप लोग इस बीच गए होंगे, रिवर से लगा हुआ जो होता है आप लोग का सैंड एरिया होता है पूरा, ये सैंड एरिया है और ये आपका रिवर बैंक है। डे टाइम है तो सन है, देखो एकदम खुश है सन, ठीक है, सन है तो सन से क्या होगी हीट एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी आ रही है क्या करेगी सैंड को गर्म करेगी, तो बोल रहा है सैंड नियर द रिवर बैंक इज हॉट इन द डे टाइम, मतलब यहाँ से कुछ आपकी सनलाइट आ रही है हीट एनर्जी, ठीक है, और रिवर बैंक में आपकी जो एयर होती है कोल्ड एयर। अभी क्यों होती है देखते हैं, रीजन देखते हैं। ये होती है हॉट एयर, तो आप एक बेसिक सा ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बना देना सैंड, सैंड से लगा रिवर, सैंड से आपकी कैसे आ रही है, सैंड के पास वाली एयर जो है वो हॉट एयर है और रिवर के पास वाली जो है वो है कोल्ड एयर, और ये हो गया हमारा सन, सन को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो भी रेडिएशन निकल रही है सन से हीट कैसे आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन ऑफ हीट जो भी आ रही है आपकी सन से वो क्या करती है सैंड को गर्म करती है। अब ऐसा क्या होता है कि सैंड की ना एक्चुअली में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है, और स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और स्पेसिफिक हीट कम होती है साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा नहीं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब तो कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद इजीली कंडक्ट कर रहा है। सॉलिड सब्सटेंस सैंड कैसा है, सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी लिक्विड और गैस से ज़्यादा होती है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली रिवर के, तो लेस स्पेसिफिक हीट होने की वजह से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ईजिली कंडक्ट कर रहा है हीट को। तो जितना भी सैंड वाला पार्टिकल है वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है डे टाइम के टाइम और कंडक्ट करता है आपस में अमंग डिफरेंट पार्टिकल सैंड के, वो हीट कंडक्ट भी कर रहा है। तो क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली आपका पूरा सैंड हीट मतलब हीट अप हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। जस्ट अपोजिट फिनोमेना हो रहा है आपका रिवर में। रिवर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली सैंड की, उसकी वजह से उसको टाइम बहुत लगता है, तो पूरा एंटायर डे टाइम वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो डे टाइम के टाइम इसकी जो सरफेस और सरफेस से नीचे जितनी भी वाटर है आपकी बॉडी है वो हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से क्या होता है आपका टेम्परेचर जल्दी गेन नहीं करती, इसलिए कंपैरेटिवली सैंड के जो सरफेस ऑफ वाटर है क्या रहता है कोल्ड रहता है। अगर वाटर का सरफेस या वाटर कोल्ड है
तो उसके सरफेस में जितनी भी एयर आएगी वो भी कैसी होगी, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर है मतलब डेंसिटी कम है, ये वाटर के पास वाली सरफेस नीचे रहती है। हॉट एयर, सैंड के पास वाली एयर, सैंड के हॉट होने की वजह से गर्म हो जाती है और वो राइज अप हो जाती है। तो यही रीज़न है कि आपका सैंड जो है डे टाइम पे क्या रहता है, गर्म रहता है, और रिवर गर्म नहीं रहता कंपेरेटिवली। जो यहाँ कंपेयर करते हैं ना सैंड और रिवर में, तो रिवर क्या होता है, रिवर के पास वाली एयर उतनी गर्म नहीं रहती, ठंडी रहती है। अब लिखना कैसे, तो लिखिए रेडिएशन फ्रॉम सन। थोड़ा सा मैं अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो पॉज करके या बैक करके आप लोग दोबारा सुन सकते हैं, आप लोग फ्रीडम है। रेडिएशन फ्रॉम सन इज एब्जॉर्ब्ड by the sand and the temperature of sand rises up या increases, rises up due to low specific heat of sand. It easily warms up and conduct heat among sand particles. Therefore during daytime क्या बोला है, sand near the river is hot, whereas due to high specific heat of water, the water of river is not so hot. So due to high specific heat of water, the water of river is not so hot comparatively, ये वर्ड जरूर लिखना, comparatively to sand. सैंड की कंपैरिजन में जो वाटर का टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा है ना, उसको हीट एब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा है, और वो कम कंडक्ट भी कर रहा है, आपस में पार्टिकल को भी कम हीट दे रहा है और ज़्यादा टाइम दे रहा है एब्जॉर्ब करने में। तो दिन के टाइम में क्या करता है, इसकी टेम्परेचर कम होता है और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी कंडक्ट भी कर लेता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है सैंड का, और रिवर का वाटर रिवर का टेम्परेचर कम रहता है डे टाइम में। जस्ट अपोजिट होता है नाइट के लिए। तो उनको नाइट के लिए तो पूछा नहीं, डे के लिए पूछा है, इतना लिख लो, मोर देन चलता है। ठीक है, चलो पॉज करके इसको नोट डाउन करो। चलिए तो ये आप लोगों का असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 1 का। क्या बोल रहा है, पहला तो एनालॉगस कैरेक्टर, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, एनालॉगस होमोलॉगस पूछता ही है। एनालॉगस कैरेक्टर क्या होता है बेटा, व्हेन फंक्शन इज सेम बट स्ट्रक्चरल इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट मतलब जैसे फंक्शन सेम है, मतलब आपका जैसे एग्जांपल लेगा हमने विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, तो बटरफ्लाई का भी विंग है और बर्ड का भी विंग है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का काम है उड़ना। बटरफ्लाई के विंग भी उसको फ्लाई करने के काम आते हैं और बर्ड्स के विंग्स भी उसको फ्लाई करने के काम आते हैं, बट उनका स्ट्रक्चरल ओरिजिन, वहाँ जो ओरिजिन हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड डाल दो, स्ट्रक्चरल ओरिजिन इज डिफरेंट। स्ट्रक्चरल ओरिजिन इज डिफरेंट मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे बटरफ्लाई की जो विंग्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उसके स्किन से। तो बटरफ्लाई का विंग है वो कैसे आता है, उसके स्किन से ही उसकी विंग्स क्रिएट होते हैं। बट बर्ड्स का जो विंग्स है वो कहाँ से आता है, उसके 4 विंग्स से। तो यहाँ पे विंग का फंक्शन क्या है, विंग का फंक्शन है उड़ना, फ्लाई करना, बट उनके ओरिजिन क्या थे, अलग थे। एक का विंग स्किन से आ रहा था और एक का विंग आ रहा था आपके 4 विंग से, जो हाथ थे वही बाद में कन्वर्ट होते विंग्स में। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब होता है आपका एनालॉगस। जस्ट इसका अपोजिट होता है होमोलॉगस। होमोलॉगस में क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट रहता है बट स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो होमोलॉगस तो पूछा नहीं है, आपका एनालॉगस लिखना है, ये एनालॉगस सिंपली लिख दो और एक एग्जांपल यहाँ पे बता दो। एग्जांपल बताना बहुत जरूरी है। इसी का सेकंड पार्ट है आपका, व्हाट आर द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर।
अब बोलना चाहिए तो ये तरह का जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, ये आपके कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर हाँ थोड़ा रिलेट किया है। तो देखो यहाँ पे रीजन पूछा है कि डायनासोर एक्सटिंक्शन क्यों है, तो इसके मल्टीपल रीजन है। एक रीजन तो सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट ने दिया वो क्या है, ड्यू टू अ जायंट मेटेओराइट। मेटेओराइट गिरने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे डस्ट और डेब्रिस, बड़े बड़े पहाड़ बन गए, बड़े बड़े डेब्रिस बन गए। डेब्रिस बनने की वजह से क्या हुआ, जो सनलाइट आती थी प्लांट तक वो नहीं आ रही थी, ब्लॉक हो गई सनलाइट। सनलाइट के ब्लॉक होने से क्या हुआ, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो गया प्लांट में। प्लांट क्या हुआ, विद द टाइम मरने लगे, प्लांट डाई हो गए। प्लांट के खत्म होने से जितने फूड डिपेंडेंट जितने प्लांट डिपेंडेंट एनिमल्स थे, जैसे कि आपके हर्बीवोरस, वो सारे के सारे विद द टाइम वो भी एक्सटिंक्ट होना चालू हुए। और हर्बीवोरस पे कौन डिपेंड कर रहे थे, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब आपके डायनासोर। तो क्या एक तरह की फूड चेन ही है, प्लांट डिस्टर्ब हुआ तो हर्बीवोरस एनिमल डिस्टर्ब हुआ, हर्बीवोरस एनिमल नहीं रहे तो आपके डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए विद द टाइम। तो ये एक रीजन है आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट होने का। और क्या रीजन है सर, तो और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेटिक चेंजेस, फूड शॉर्टेज। तो ये दोनों आप पॉइंट्स लिख सकते हो, चाहो तो इसको फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड पॉइंट ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ड्यू टू अ जायंट मेटेओराइट आपकी क्या हुआ, डेब्रिस फॉर्म हो गए, डेब्रिस फॉर्म होने से सनलाइट ब्लॉक हो गया, सनलाइट ब्लॉक होने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, प्लांट डाई हो गए। प्लांट के मरने से हर्बीवोरस एनिमल भी मर गए और उन पे डिपेंड थे आपके डायनासोर विद द टाइम। डायनासोर देखो, डायनासोर दो टाइप के थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन डायनासोर प्लांट पे डिपेंड करते थे, प्लांट नहीं था तो वो भी हट गए। और जो कार्निवोरस डायनासोर थे वो हर्बीवोरस पे डिपेंड करते थे, विद द टाइम वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरा रीजन वॉल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेटिक चेंज और फूड शॉर्टेज। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मैं आपको क्लास 12 के भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।